हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम वजाद है। मेरा नाम है। तो यार आखिर दुनिया का हर कंट्री इंडिया के साथ फ्रेंडशिप क्यों करना चाह रहा है इस टाइम पे? ये वीडियो का टाइटल गेट सेट फ्लाई का ये वीडियो देखते हैं वजह। अब देखते हैं भाई साहब, ये तो बात हकीकत है। मतलब अमेरिका तक इंडिया के कदमों में खुद आ रहा है और इंडिया को सलाम ठोक रहा है। वॉच करते वीडियो तो कानून करते स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और सबसे पहले तो इंडिया के इस फॉरेन रिलेशंस के मैप को देखो। इसमें ब्लू कलर के नेशंस के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, यानी कि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि पूरे ग्लोब के साथ हमारे अच्छे पॉलिटिकल रिलेशंस। और अब जरा डेवलप्ड नेशंस जैसे कि यूएसए, रशिया, चाइना के फॉरेन रिलेशंस के मैप को देखो। इन मैप्स में रेड एरियाज अनफ्रेंडली या फिर नॉन एग्जिस्टेंट रिलेशंस दर्शाते हैं। तो यहाँ पर इन मैप्स का मतलब ये है कि किसी के भी इंडिया जितने अच्छे रिलेशंस नहीं है। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या ये इंडिया की कोई ग्लोबल पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी है? क्योंकि सीधी सी बात है, इतने अच्छे रिलेशंस फ्लूक से नहीं हो सकते, राइट? वेल, इसके पीछे की बात ये है कि हिंदुस्तान ने इन रिलेशंस को बनाने के लिए कुछ बेहद ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए हैं जो दूसरे देशों ने अब तक नहीं लिए। अब यहां पर अगर हम थोड़ा सा इन डेप्थ जाते हैं ना, तो ये पता चलता है कि ये डिसीजंस आज के तारीख के तो है ही नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत बहुत पहले से भारतवर्ष में हो रही थी, फर्स्ट सेंचुरी एडी से। इंडिया ने ट्रेड करना और इंटरनेशनल रिलेशंस बनाना एंशिएंट टाइम से ही शुरू कर दिया था और फर्स्ट सेंचुरी एडी की बड़ी सिविलाइजेशंस जैसे कि रोमन एम्पायर, पार्थियन एम्पायर और चाइनीज किंगडम्स के इंडिया के साथ काफी अच्छे रिलेशंस थे। इनफैक्ट एक बात बताता हूं, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नाम की एक पेरिप्लस बुक है। ये वो बुक है जिसमें पोर्ट्स और डॉक्स की जानकारी को इकट्ठा करके रखा जाता था। इस बुक के हिसाब से फर्स्ट सेंचुरी एडी के ट्रेड के दौरान इंडिया से स्पाइसेस, मेटल्स, क्लोथ्स और प्रीशियस स्टोन्स यानी कि हीरे मोती जैसी चीजें रोमन एम्पायर तक एक्सपोर्ट किए जाते थे। और इसी थ्राइविंग ट्रेड की वजह से इंडिया इतना अमीर हो गया था कि एक पॉइंट पे इंडिया की जीडीपी वर्ल्ड इकोनॉमी का एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि सिर्फ ट्रेड ही थ्राइव नहीं हो रहा था, बल्कि उसके साथ ऑफ कोर्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट के दूसरे कंट्रीज के साथ अच्छे इंटरनेशनल रिलेशंस की नींव बनना भी शुरू हो चुका था। सो इसका मतलब था कि ट्रेड था, रिलेशंस थे, यानी कि चीजें अच्छी चल रही थी। और अब जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी को तो डिस्टर्ब करना बनता ही। सो इतना सारा पैसा देखकर इंडिया में इन्वेडर्स आना शुरू हो गए, जो बिन बुलाए मेहमान बनकर यहाँ पर आते, अटैक करते और लूट कर चले जाते। और वक्त के साथ साथ इन इन्वेडर्स को देखकर दूसरे देशों की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई और देखते ही देखते इंडिया में भी कोलोनियलिज्म आ गया, जिसने इंडिया को पूरी तरीके से निचोड़ दिया। लेकिन कुछ सालों बाद हमें इंडिपेंडेंस मिल गया और आज की तारीख में भी हम एक इंडिपेंडेंट नेशन है जो हमारे देश के डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो क्वाइट सरप्राइजिंगली इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस कमजोर होने के बावजूद भी इंडिया ने उस वक्त इंडिपेंडेंस के बाद काफी सारे कॉलोनाइज्ड देश जैसे कि इंडोनेशिया और मल्टीपल अफ्रीकन देशों के इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट किया। अब एक देश के लिए किसी दूसरे देश के इंडिपेंडेंस में मदद करना एक बहुत ही बड़ी और नोबल बात होती है और इसीलिए ये देश आज भी इंडिया के हित में ही सोचते हैं। अब क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस चीजें काफी नई थी और हम एक साथ काफी सारे एरियाज में डिसीजंस ले रहे थे, उन्हीं में से एक था हमारे फॉरेन रिलेशंस को इन्फ्लुएंस करने का नेक्स्ट मेजर फैक्टर, इकोनॉमी। इंडिपेंडेंस के बाद 1947 से लेकर 1980s तक इंडिया में डिरिगिज्म के इकोनॉमिक मॉडल को अडॉप्ट किया गया। मतलब एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल जिसमें प्राइवेट कंपनीज के बिजनेसेस में गवर्नमेंट हेवीली इन्वॉल्व होती है और उनके एक्सेसिव प्रॉफिट्स कमाने पर रोड ब्लॉक्स लगा देती है। सो बेसिकली गवर्नमेंट के इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से इंडिया की ग्रोथ रेट स्टैग्नेंट यानी कि थम सी गई थी। और अब यहां पर एक तरफ जहां पे इंडिया की इकोनॉमी डगमगा रही थी, वहीं पर लेट 80s आते ही सोवियत यूनियन का पूरा वजूद ही डामाडोल हो चुका। ये वही सोवियत यूनियन था जो एक समय में इंडिया का मेजर एलाय हुआ करता था। सो इंडिया की बिगड़ती आर्थिक स्थिति और सोवियत यूनियन के धीरे धीरे डिसॉल्व होने पर इंडिया को यह रियलाइज हुआ कि कुछ चीजें बदलनी पड़ेगी। और इसी बीच 1991 में दो मेजर इंसिडेंट्स हुए। पहला तो ये कि सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन से कोल्ड वॉर खत्म हो गया, मतलब कि जिन 15 रिपब्लिक से यूएसएसआर बना था वो वापस उन्हीं में ही डिवाइड हो गया। और दूसरा ये था कि इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पास हो गए। अब ये दोनों इवेंट्स इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर देने वाले थे। अब आपके दिमाग में भी ये सवाल आया कि
किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक पॉलिसी का फॉरेन पॉलिसी से इतना क्या स्ट्रॉन्ग रिलेशन। ये दोनों उतने क्लोज है एक दूसरे से जितने क्लोज शॉपिंग वेबसाइट्स और एप्स पर डिस्काउंटेड प्राइस और ओरिजिनल प्राइस होते। कोल्ड वॉर के दौरान यूएस और यूएसएसआर के पॉलिटिक्स से बचने के लिए इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपनाया। अच्छा। और जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया था और इंडिया का एलाय सोवियत यूनियन वाज नो मोर, इंडिया को चीजें उस हिसाब से चेंज करनी पड़ी। मतलब कि इंडिया ने अपने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी से हटकर दूसरे देशों के साथ ज्यादा एक्टिवली और बोल्डली घुलना मिलना शुरू कर दिया। और हमारे 1991 के रिफॉर्म्स ने ये करना और भी ज्यादा इजी बना दिया, क्योंकि जैसे ही रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, इनकी वजह से प्राइवेट कंपनीज के लिए बिजनेसेस को सेटअप करना, ग्रो करना काफी इजी हो गया। इनफैक्ट इंडियन इकोनॉमी एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगी। एंड अगेन एक बार जैसा पहले हुआ था, हमारी ये ग्रोथ को देखकर कई सारी कंट्रीज हमें एज अ पॉसिबल एलाय देखने लगी। और इसी वजह से इंडिया में FDIs यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने लगे, इकोनॉमी ग्रो करने लगी और नतीजन पॉवर्टी भी काफी हद तक कम। इन फैक्टर्स का मतलब ये था कि इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे करके स्टेबलाइज हो रही थी और उसके बेनिफिट्स अनलिमिटेड थे। इनफैक्ट अगर किसी कंट्री का स्टेबल इकोनॉमिक इकोसिस्टम होता है ना, तो वो ट्रेडिशनली अपने एनिमी नेशंस को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जापान और चाइना को ही देख लो। जैसे कि आप लोग जानते हो उनका 36 का आंकड़ा है, लेकिन आज की तारीख में भी जापान चाइनीज इकोनॉमी में वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। यू नो, ऐसे दो देश जो हिस्टोरिक एनिमीज रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही चाइना और जापान के संबंध बिगड़ते गए हैं, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक लेवल पर इन दो कंट्रीज में आए दिन एग्रीमेंट्स होते हैं। और ये सब किसकी बदौलत है? वेल, फॉरेन पॉलिसीज की बदौलत। एंड उसमें भी जो क्रूशियल फैक्टर है ना, जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करने में काम आता है, वो है पॉलिटिक्स। आज इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी गल्फ या फिर मिडिल ईस्ट के काफी सारे देशों को इंडिया से ज्यादा अमीर कंसिडर किया जाता है। बट यहीं पर आपको पता चलेगा कि अमीरी ही सब कुछ नहीं होती, क्योंकि इतनी रहीसी भी इन्हें इंडिया जितने आज तक अच्छे बॉन्ड्स नहीं दिला। और इसके पीछे का मेन रीजन है वहां की मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री। अगर हम मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री को देखें तो वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मिलिट्री कूप से भरी पड़ी हुई है। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट तो फिर भी काफी दूर है, हम हमारे बैकयार्ड साउथ एशिया की ही बात कर लेते हैं। इंडिया के ऑलमोस्ट सारे नेबर्स नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार ने मिलिट्री कूच को एक्सपीरियंस किया है, और फिर चाहे वो सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल। लेकिन इंडिया ने आज तक एक भी ऐसा मिलिट्री रूल एक्सपीरियंस नहीं किया। एंड इस बात का क्रेडिट एंग्लो सैक्सन मिलिट्री ट्रेडिशन को दिया जाता है, जो इंडियन आर्मी में पास हुआ था। अच्छा। मतलब कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे तो उन्होंने मिलिट्री को हटाकर अपने सिविलियन अथॉरिटी के ट्रेडिशन को ज्यादा बढ़ावा दिया। बट यार, इंडिया के लैक ऑफ मिलिट्री कूच के लिए ये एकमात्र रीजन यूज करना एक फ्लॉड लॉजिक होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने भी उन्हीं ट्रेडिशंस को इनहेरिट किया था। बट अगर हम डेटा को देखें तो पाकिस्तान में आज तक 3 से भी ज्यादा कूच हो चुके हैं। मार्शल लॉ लग चुके हैं। यहाँ पर इस मामले में उधर ये चीज नहीं है ना, डिफरेंशिएट करने का क्रेडिट जाता है नेहरू जी। और ऐसा कहा भी जाता है कि नेहरू ने इंडिया को कू प्रूफ बना दिया। और ऐसा उन्होंने किया कैसे? वेल, सिंपल, कुछ डिसीजंस और पॉलिसीज बनाकर। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो उन्होंने आर्मी से त्रिमूर्ति भवन लेकर सिविलियन यूज में डाल दिया। अच्छा। और फिर बजट कट्स इंट्रोड्यूस कर दिए। मोर ओवर, सिर्फ नेहरू जी नहीं बल्कि इंडिया में कांग्रेस और पॉलिटिक्स दोनों ही फाउंडेशनली स्ट्रॉन्ग और वेल एस्टैब्लिश थे, जबकि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग सिर्फ जिन्ना साहब तक ही लिमिटेड था। अब एक कंट्री के स्टेबल पॉलिटिकल क्लाइमेट का मतलब होता है वहां डेवलपमेंट और ग्रोथ भी स्टेबल रहेगा। और अगर स्टेबिलिटी की गारंटी होगी तो ऐसे कूज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड ऑल्सो नेशंस अपने आप ही इंटरनेशनल रिलेशंस और इन्वेस्टमेंट्स भी बनाए रखते हैं। इनफैक्ट बनाए रखना तो छोड़ो, रिलेशंस को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए इंडिया ने कई बार दूसरे कंट्रीज को ह्यूमैनिटेरियन एड तक प्रोवाइड किया। इनफैक्ट इंडिया के 2022-23 फिस्कल ईयर में इंडिया ने भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे नेबरिंग कंट्रीज के लिए एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्लान बनाया। छोटा मोटा प्लान नहीं है। इस प्लान में इंडियन गवर्नमेंट ने बस एक ही साल में 6,290 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हैं। और इस प्लान में इंडिया सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज को नहीं बल्कि अफ्रीकन, यूरेशियन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के भी डेवलपमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। वेल, ये तो हुआ इंडिया के ह्यूमैनिटेरियन एड का सिर्फ एक पहलू। इंडिया हमेशा से ही दूसरे कंट्रीज की मदद करने में आगे रहा है, चाहे वो कोविड-19 पैंडेमिक में मास्क और वैक्सीन सप्लाई करना हो या फिर नेचुरल डिजास्टर में खाने और सप्लाईज की मदद करना हो।
सो या हमने ये तो देख लिया कि कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से दूसरी कंट्रीज इंडिया से रिलेशंस बनाकर रखते हैं या फिर बनाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे एड्स और वेलफेयर प्रोग्राम्स वो दूसरे बहुत ही कम कंट्रीज से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर जितना इंपॉर्टेंट रिलेशन बनाना होता है उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट उन रिलेशंस को मेंटेन रखना होता है। और इंडिया के ग्लोबल थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के हिसाब से इंडिया को 2020 के डेकेड में फॉरेन रिलेशंस के कुछ एरियाज पर फोकस करना चाहिए। और अब अगर किसी कंट्री को अपने इंटरनेशनल रिलेशन सुधारने होंगे तो आप ही बताओ उसकी शुरुआत कहां से होगी? करेक्ट, हमारे नेबरिंग कंट्रीज से। नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज में इंडिया के एक बड़े भाई के जैसे छवि होने के बावजूद भी उसकी वैल्यू ग्रेजुअली खत्म होती जा रही है, क्योंकि चाइना जैसी दूसरी कंट्रीज इन कंट्रीज को अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए इन्फ्लुएंस कर रही है। अब यहाँ पर यह जरूरी नहीं है कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज या तो सब हमारे साथ या फिर इन दूसरे पावर्स के साथ ही रिलेशंस रखे, सब साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आज के इस मॉडर्न एज में ये जरूरी नहीं है कि कंट्री एक दूसरे के साथ या सिर्फ लड़ाई करे या फिर बस कोऑपरेट करे। और इस बात का प्रूफ हमें इंडिया और चाइना के रिलेशंस में दिखता है, क्योंकि यूएसए के बाद चाइना ही इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। लेकिन ट्रेड और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के बावजूद भी आज चाइना और इंडिया दोनों ही एक दूसरे को पॉजिटिव लाइट में नहीं देखते हैं। अब इंडिया को स्ट्रेटेजिक लेवल पर यह इंश्योर करना होगा कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज किसी दूसरे कंट्री से इन्फ्लुएंस होकर हमारे अगेंस्ट ना हो जाए, और ये मेक श्योर पर हमारा भी इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं बन रहा है। वेल, और इंडिया के लेवल पर आपको क्या लगता है ये कितना मुश्किल या कितना आसान होगा? सबसे पहले तो पॉलिटिक्स की इस गेम में क्या इंडिया वाकई में अपने अभी एग्जिस्टिंग एलाइज जिसकी यूएस पर भरोसा कर सकता है? एंड सेकेंडली, क्या इंडिया वाकई में हमारे नेबरिंग कंट्रीज को इन्फ्लुएंस होने से रोक सकता है, स्पेशली व्हेन वी हैव पाकिस्तान एंड चाइना ऑन द अदर साइड? वेल, आपको क्या लगता है? अपनी राय को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। बट एटलीस्ट ये वीडियो देखकर आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इंडिया की पोजीशन डेफिनेटली काफी प्रिविलेज पोजीशन है, जो हमारी सालों की मेहनत का नतीजा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, दूसरे कंट्रीज इस पोजीशन पे डेफिनेटली आना चाहेंगे। सो लेट्स जस्ट होप कि इंडिया इस पोजीशन को मेंटेन करे। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। इधर ये वीडियो खत्म यार, आप आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो यार ये बात हकीकत है, एक टाइम था भाई बहुत ज्यादा इंडिया डगमगा गया था 90s के अंदर। तो इंडिया एक किस्म का बैंकरप्ट हो गया था, उसने उधार लिया तब जाके उसने अपनी पोजीशन को संभाला था। लेकिन ये है कि अब रिलेशंस की बात हो रही है तो रिलेशंस वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रांग इंडिया के इस वक्त इस टाइम में इस दुनिया के साथ हो चुके हैं, क्योंकि इतने अच्छी फ्रेंडशिप मतलब किसी देश की और देशों के साथ इस दुनिया के साथ नहीं है। टोटल दुश्मनी है चाइना और पाकिस्तान के अलावा और किसी के साथ नहीं है। बिल्कुल, हर कंट्री के साथ इंडिया की दोस्ती बहुत जबरदस्त है। वजह फॉरेन पॉलिसी कामयाब है। हाँ वही ना, अब देखो ना बिलियंस ऑफ डॉलर की उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। अब देखो ना $150 बिलियन का तो सिर्फ उनके साथ ट्रेड हो रहा है अमेरिका के साथ। बिल्कुल, $100 बिलियन $114 बिलियन का तकरीबन चाइना के साथ। हालांकि कट्टर दुश्मन है, कट्टर दुश्मन तजारत रखी हुई है। तो पाकिस्तान ये चीजें पाबंदियां लगा के बैठा हुआ है। इमरान खान की जब भी हुकूमत आई है उन्हें तजारत पे एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाई। कभी फ्रांस के साथ लगा देते, कभी ये देखे ना अपना मुल्क डूबा हुआ और दूसरों के साथ इनके ताल्लुकात ही अच्छे नहीं। ये चीज देखनी पड़ती है। जब तक आपका मुल्क तरक्की नहीं कर गया, फॉरेन पॉलिसी आपकी तभी कामयाब होगी। इन्वेस्टर तब भी आ गया फॉरेन पॉलिसी की वजह से, ऐसे तो नहीं आता इन्वेस्टर। बिल्कुल, ऐसे तो भाई कोई नहीं आता। और इंडिया के अंदर जिस तरह की इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं इन तकरीबन 12-13 सालों में, बिल्कुल ये आप रिकॉर्ड देखो, उठा के देख सकते हैं कितना आगे निकल चुका है। इसकी वजह पता है क्या है? उन्होंने पाबंदियां लगाई। जब उनका आइन पास हो रहा था, उस आइन में लिखा गया था कि मार्शल लॉ या फौज का कोई मुदाखलत नहीं करेगा। उधर ये चीज लिखी गई थी। अभी फौज अलग है पॉलिटिक्स से, वो काम नहीं कर। पाकिस्तान में 3-4 दफा तो मार्शल लॉ लग चुका है। फिर मुल्क पीछे की तरफ जाता है ना। फौजी मुल्क को कोई इमदाद नहीं देता, फॉरेन पॉलिसी कामयाब नहीं होती, कोई इमदाद नहीं आती, रुक जाती है। जो पॉलिसी जो इन्वेस्टर आते हैं वो अपना पैसा निकाल के ले जाते हैं। बिल्कुल, अब देखें अमेरिका के और इंडिया के कैसे रिलेशंस अच्छे हो गए। पहले अच्छे नहीं थे, लेकिन अब देखें ना दुनिया की जितनी बेहतरीन कंपनियां सारी इंडिया में आई हुई, इसी वजह से आई है कि फॉरेन पॉलिसी उनकी कामयाब है। लोग देखते हैं इंडिया की तरफ। बिल्कुल, और जिस तरह के इनके लॉज वगैरह वो भी काफी इजी क्रिएट कर देते हैं पाकिस्तान के लिए कि कंपनी वहां पर पाकिस्तान के मकाम पे खड़ा होता, कोई इनकी फॉरेन पॉलिसी कामयाब होती तो दुनिया की बेहतरीन कंपनियां हर चीज इधर इन्वेस्ट करती। अपना ऐसा तो नहीं था ना कि अपना सरमाया निकाल के फिर भी भाग जाए। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास कितनी मिलें फैक्ट्रियां फैसलाबाद में और शहरों में,
भाग गई है स्टॉक बांग्लादेश। मार्केट क्यों तो भागी है? डैमेज हो गया है। क्यों भागी है कि अगर कुछ ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, ना कुछ कख नहीं है, भागने पे मजबूर है। इंडिया ने तब भी तरक्की की है कि उधर सब कुछ सही है, उधर हुकूमत मजबूत है, हुकूमत को हलाने वाला कोई नहीं होता। हमारे पास तो 3-4 साल बाद आपको पता है कि एक वजीर आज़म को लत पड़ती है, उसको भगा देते। सही उधर इंडिया में यही चीज नहीं है। मोदी जो बैठे हुए हैं 10 साल, उनको 8-9 साल हो गए, तो इंडिया ने कितनी तरक्की की है आपने देख सकते हैं। एक हुक्मरान बैठे तो मजबूत हुकूमत उसको बोल सकते हैं। अब 1.5 अरब आबादी का बड़ा मुल्क। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।